साथियों, आप सभी को नमस्कार। एवोकाइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम 71 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मेंस के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक होगा असहयोग आंदोलन और बिहार का योगदान। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो चाहे वो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, इन सभी आंदोलनों से जब भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बिहार की पर्सपेक्टिव से पूछे गए हैं। असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका बताइए, असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, सत्याग्रह आंदोलन में बिहार की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर आज हम असहयोग आंदोलन को बिहार पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही है, इस आंदोलन का क्या प्रभाव रहा है और इसके कुछ आलोचनात्मक बिंदुओं को भी देखेंगे, यानी चुनौतियां देखेंगे, ताकि आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए आए तब भी आप उस क्वेश्चन को आसानी से लिख ले जाएं। असहयोग आंदोलन आप जानते हैं 1920 से 1922 तक चलता है। महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। इस आंदोलन के पीछे शुरू होने का कारण क्या रहता है, तो रूरल एक्ट 1919 जो आता है, जिसमें आप जानते हैं कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवादी गतिविधियों को दबाना चाहती थी, क्योंकि आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में स्वशासन की मांग तेज हो जाती है। इससे पहले जब हमने राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया को देखा था, तो वहां पर हमने देखा कि इस सेकेंड चरण में होम रूल आंदोलन और अन्य क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती हैं, उग्रवादियों का जोर बढ़ने लगता है और ऐसे में भारत में स्वशासन स्वराज की मांग उठने लगती है। बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्रवादी नेताओं के द्वारा नारे दिए जाते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस राष्ट्रवादी गतिविधियों को दबाने के लिए ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस रॉलेट एक्ट को पारित किया जाता है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था और उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने का ये अधिकार देता था और किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक जेल में रखने की भी शक्ति ये रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार को देती थी। इस एक्ट के तहत व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन होता है, गांधी जी के द्वारा भी विरोध किया जाता है और इस विरोध की एक कड़ी आपको पंजाब की अमृतसर में देखने को मिलती है। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी जो रॉलेट एक्ट के तहत की जाती है, उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन हेतु एक सभा का आयोजन किया जाता है। 13 अप्रैल 1919 ये जो डेट है, 13 अप्रैल, इस दिन वैसाखी का दिन होता है। तो वैसाखी के त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आम लोग भी इकट्ठा होते हैं। जलियांवाला बाग का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपके कमरे जैसा है। कमरे का मतलब क्या है, 3 तरफ दीवारी हैं और एक तरफ निकास और प्रवेश द्वार। ऐसे ये जलियांवाला बाग भी है, तीनों तरफ दीवारी थी और एक तरफ आपका निकास और प्रवेश द्वार। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। जनरल डायर को जब इस बात का पता चला कि विरोध प्रदर्शन हेतु सभा का आयोजन किया गया है, तो जनरल डायर और उनकी सेना इस निकास या प्रवेश द्वार को बंद कर देती है अपने सेनाओं के द्वारा और फिर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाती है। क्योंकि अब यहाँ से कोई व्यक्ति निकल नहीं सकता है, जो निकास प्रवेश द्वार है वहां पर खड़े होकर जनरल डायर के कहने पर गोलियां चलाई जा रही हैं। ऐसे में यहाँ पर उपस्थित सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड के इस विरोध में फिर व्यापक स्तर पर पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा होता है। असहयोग आंदोलन जो एक अहिंसक आंदोलन होता है, गांधी जी के नेतृत्व में किया जाता है इस रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वराज प्राप्त करना था। हालांकि आप जानते हैं 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा, जो एक गोरखपुर का स्थान है, जहां पर आंदोलन करने वाले लोगों के द्वारा पुलिस थाने में कुछ पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। इस हिंसात्मक घटना से आहत होकर इस हिंसात्मक कृत्य के बाद गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, यानी इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। इस तरह आप इस क्वेश्चन की भूमिका को बता सकते हैं। असहयोग आंदोलन और बिहार के योगदान के बारे में जब पूछा जाएगा तो थोड़ा सा जिक्र आप असहयोग आंदोलन का करेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वराज प्राप्त करना था। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के हिंसात्मक कृत्य के बाद गांधी जी के द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन की क्या भूमिका, क्या योगदान था, अब हम उसको देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई
और सक्रिय भागीदारी निभाते हुए इसे व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं में समझ सकते हैं। सबसे पहली भूमिका नेतृत्वकर्ता और संगठनात्मक योगदान के तहत देख सकते हैं, जिसमें आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह और स्वामी विद्यानंद का महत्वपूर्ण उल्लेख किया जाता है नेतृत्व के संबंध में असहयोग आंदोलन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अपनी वकालत छोड़कर आंदोलन को संगठित किया और पटना में विदेशी वस्त्रों की होली जलाने जैसे अभियानों का नेतृत्व किया। असहयोग का क्या मतलब है? असहयोग का मतलब है अंग्रेजों का सहयोग न करना है, क्योंकि भारतीय ही थे जो अंग्रेजों की ताकत बने हुए थे। मुट्ठी भर अंग्रेज बिना भारतीयों की मदद से, बिना उनके सहयोग से इस क्षेत्र में हुकूमत नहीं कर सकते थे। तो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? असहयोग करना, यानी उनका पूरी तरीके से बहिष्कार करना, उनके काम का, उनकी वस्तुओं का। और इसी कड़ी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत छोड़ते हैं और आंदोलन को इस संगठित करते हैं। पटना में विदेशी वस्त्रों की होली जलाने जैसे अभियानों का नेतृत्व करते हैं। 28 अगस्त 1920 को भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वीं अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं और इस सम्मेलन में वे असहयोग प्रस्ताव को पारित करते हैं, जिसे बाबू रणधीर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा पेश किया जाता है। दूसरा नाम है मजहरूल हक का, जो बिहार के मुस्लिम समुदाय को आंदोलन से जोड़ते हैं और पटना में खादी प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं। मजरूल हक ने सितंबर 1921 में मदरलैंड अखबार शुरू किया, जो गांधीवादी विचारधारा और सहयोग के सिद्धांतों का प्रचार करता था। तो ये आपको याद रखना है मजरूल हक के संबंध में इनका अखबार मदरलैंड, जिसे सितंबर 1921 में प्रसारित किया गया था। और इस मदरलैंड अखबार की मदद से मजरूल हक ने गांधीवादी विचारधारा और असहयोग के सिद्धांतों का प्रचार किया था। नेतृत्वकर्ता में बिहार के संबंध में जयप्रकाश नारायण का भी योगदान आप देखते हैं। सहयोग आंदोलन में युवा नेता के रूप में बिहार विद्यापीठ की स्थापना में योगदान देते हैं, जो स्वदेशी शिक्षा का केंद्र बनता है। श्री कृष्ण सिंह ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन को फैलाते हैं और जन जागरण में ये सक्रिय योगदान देते हैं। स्वामी विद्यानंद, जो बिहार में किसानों के बीच असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो नेतृत्व और संगठनात्मक योगदान के संबंध में आप ये कुछ नाम और उनसे संबंधित जो भूमिका है उनकी, उस संबंध में आप बता सकते हैं बिहार के योगदान में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह और विद्यानंद का नाम प्रमुख है। राइट। योगदान के संबंध में दूसरा पॉइंट हो जाएगा छात्रों और युवाओं की भागीदारी। बिहार के छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। उदाहरण के लिए पटना कॉलेज के छात्रों ने पढ़ाई छोड़कर बिहार विद्यापीठ में स्वदेशी शिक्षा ली। तो असहयोग आंदोलन में एक कड़ी आप देखते हैं छात्रों और युवाओं की, जिन्होंने ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया था और स्वदेशी शिक्षा के संबंध में जो स्वदेशी स्कूल कॉलेज थे उनमें अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। और उसमें आप बिहार के संबंध में पटना कॉलेज का नाम देख सकते हैं, जहां पर पटना कॉलेज के छात्रों ने पढ़ाई छोड़कर विद्यापीठ, जो स्वदेशी रूप से स्थापित स्कूल था, विद्यापीठ में स्वदेशी शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की थी। महिलाओं की भूमिका भी आप देख सकते हैं बिहार के पर्सपेक्टिव से। बिहार की महिलाएं सक्रिय थी इस आंदोलन में। पटना में उन्होंने विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया और खादी प्रचार के लिए घर घर गई। इस दौरान आप जानते हैं कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी की पत्नी थी, इन्होंने भी बिहार का दौरा किया और महिलाओं को प्रेरित किया। खादी और स्वदेशी का प्रचार भी बिहार में किया गया। बिहार के कई ऐसे जिले थे जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया का नाम उल्लेखनीय है। यहाँ पर खादी भंडार और चरखा केंद्र स्थापित किए गए, जहाँ स्थानीय लोग खादी अपनाने लगे। महिलाओं ने चरखा चलाकर खादी बुनने में योगदान दिया। जैसे गया में सामूहिक चरखा कार्यक्रम शुरू किया गया था, जहाँ पर महिलाओं के द्वारा चरखा चलाकर खादी बुनने का काम किया गया था और उनकी भूमिका को वहां पर देखा गया था। ग्रामीण क्षेत्रों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। जैसे चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में होता है, एक सफल आंदोलन रहता है। इस सफलता के बाद बिहार के किसान गांधी जी के प्रति समर्पित थे। चंपारण और भागलपुर में किसानों ने ब्रिटिश करों का विरोध किया था इस असहयोग आंदोलन के दौरान। दरभंगा के गांव में वहां की पंचायतों के माध्यम से स्वराज और असहयोग के विचारों का प्रचार किया गया था। वकीलों का योगदान भी इस असहयोग आंदोलन में अग्रणी रहा, जिसमें बिहार की भूमिका के संबंध में हमने आपको ऊपर ही बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी और
अन्य नामों में देखेंगे तो हसन इमाम का भी नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम जैसे वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों में वकालत छोड़ दी थी, जिससे असहयोग की भावना को बल मिला था। प्रदर्शन और जुलूस भी निकाले गए थे। पटना, गया, दरभंगा में बड़े जुलूस निकाले गए। उदाहरण के लिए 1921 में पटना की रैली में हजारों लोगों ने स्वराज के नारे लगाए थे। तो आपको अपनी बात में एग्जाम्पल जरूर कोट करने हैं, इसीलिए जब भी हम कोई पॉइंट बताते हैं तो उसमें एग्जाम्पल जरूर कोट करते हैं, ताकि आपकी बात को सपोर्ट मिले। और जब तक आप एग्जाम्पल कोट नहीं करते हैं तब तक एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स भी नहीं देता है। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है जब भी बिहार की भूमिका, योगदान के बारे में पूछा जाए असहयोग आंदोलन के संबंध में। नेतृत्व और संगठनात्मक योगदान, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, विद्यानंद का नाम आप बताएंगे और उनसे संबंधित जो भी बातें हैं वो आप लिखेंगे। छात्रों और युवाओं की भागीदारी के संबंध में आप बताएंगे कि छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। उदाहरण देंगे, पटना कॉलेज के छात्रों ने पढ़ाई छोड़कर बिहार विद्यापीठ में स्वदेशी शिक्षा लेनी शुरू की थी। महिलाओं की भूमिका में आप बताएंगे कि बिहार की महिलाएं असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उदाहरण आप देंगे, पटना में उन्होंने स्वदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया और खादी प्रचार के लिए घर घर गई। इस दौरान कस्तूरबा गांधी ने भी बिहार का दौरा कर महिलाओं को प्रेरित किया था। खादी और स्वदेशी प्रचार के संबंध में आप एग्जाम्पल देंगे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया का, जहां पर खादी भंडार और चरखा केंद्रों को स्थापित किया गया और स्थानीय लोगों को खादी अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। महिलाओं ने भी इस दौरान चरखा चलाकर खादी बुनने में योगदान दिया। और एग्जाम्पल के तौर पर गया में सामूहिक चरखा कार्यक्रम का आप जिक्र करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 की सफलता के बाद बिहार के किसान गांधी जी के प्रति समर्पित थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा ही किया जा रहा था। ऐसे में चंपारण और भागलपुर में किसानों ने ब्रिटिश करों का विरोध किया था। दरभंगा के गांव में पंचायतों के माध्यम से स्वराज और असहयोग के विचारों का प्रचार किया गया। वकीलों का योगदान भी रहा, जिसमें बिहार के प्रमुख व्यक्तियों में जिन्होंने वकालत छोड़ी थी उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम का नाम प्रमुख है, जिन्होंने ब्रिटिश अदालतों में वकालत छोड़कर असहयोग की भावना को बल दिया था। पटना, गया, दरभंगा में जुलूस निकाले गए। फॉर एग्जाम्पल 1921 में पटना की रैली में हजारों लोगों के द्वारा जुलूस निकाला गया और उस जुलूस में स्वराज के नारे लगाए गए थे। अब असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, उस प्रभाव को देख लेते हैं। तो एक तो राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। बिहार में आंदोलन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। चंपारण और मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्रों में किसानों ने संगठित रूप से ब्रिटिश शासन का विरोध किया, जो इसका प्रमुख उदाहरण है। असहयोग यानी अंग्रेजों का सहयोग न करना, उनकी बनाई हुई चीजों का बहिष्कार करना, स्वशासन स्थापित करना और आत्मनिर्भर बनना। और हमने राष्ट्रवाद का जब टॉपिक पढ़ाया था तो राष्ट्रवाद की विशेषताओं में बताया था, स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता राष्ट्रवाद की विशेषता होती है। तो ऐसे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसने राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। नेतृत्व का उदय होता है, क्योंकि नेतृत्व के संबंध में हमने आपको बताया बिहार पर्सपेक्टिव से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण, स्वामी विद्यानंद का योगदान रहता है। ऐसे में नेतृत्व का भी यहाँ से अब उदय होता है। आंदोलन ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह जैसे नेताओं को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्तंभ बने। भारत छोड़ो आंदोलन में हम जयप्रकाश नारायण की भूमिका को अग्रणी तौर पर देखते हैं। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को यहाँ बल मिला। खादी और स्वदेशी के प्रचार ने बिहार में आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। बिहार विद्यापीठ और खादी केंद्रों ने स्थानीय रोजगारों के अवसर पैदा किए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव या महत्व में आप अगला पॉइंट बता सकते हैं, महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण हुआ। आंदोलन ने महिलाओं और युवाओं को सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दिया। पटना में महिलाओं और युवाओं के धरने ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाई और युवाओं के द्वारा सरकारी कॉलेजों, स्कूलों का बहिष्कार करके स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने का भी काम किया। तो ऐसे में महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण हुआ, क्योंकि यहाँ पर महिला और युवाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए और इनमें भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। राइट। तो आंदोलन ने महिलाओं और युवाओं को सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दिया। पटना में महिलाओं और युवाओं के धरनों ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाई, जिसका ये आप प्रमुख उदाहरण बता सकते हैं। ब्रिटिश शासन पर दबाव बना। बिहार में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और बड़े प्रदर्शनों ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर दबाव डाला
और इसका एक प्रमुख उदाहरण आप बता सकते हैं कि इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की बिक्री में कमी देखी गई थी, राइट। तो आप प्रभावों को बता सकते हैं। असहयोग आंदोलन की राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ, नेतृत्व का उदय हुआ, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को बल मिला, महिला और युवाओं का सशक्तिकरण हुआ और ब्रिटिश शासन पर दबाव बना। अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन की क्या चुनौतियां हैं, यानी अगर आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए, आलोचनात्मक समीक्षा करने के लिए आ जाता है तो आपको इस आंदोलन की प्रमुख चुनौतियां या कहें इसकी सीमाएं या इसकी कमियां पता होनी चाहिए। तो चुनौतियों में पहली चुनौती या असहयोग आंदोलन की जो पहली कमी थी या सीमा थी वो था इस आंदोलन की सीमित भागीदारी। क्योंकि आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे मुख्य रूप से शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहे। ग्रामीण और अशिक्षित जनता तक नेतृत्व का प्रभाव इस आंदोलन में सीमित ही रहा, जिससे आंदोलन का दायरा कुछ क्षेत्रों और कुछ वर्गों तक संकुचित रहा। अगली चुनौती थी ब्रिटिश दमन की, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए थे। कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें आप जानते हैं पटना गया में कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और जो सभाएं रैलियां हो रही थी उन पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। तो ब्रिटिश दमन भी एक चुनौती थी, एक सीमा थी इस असहयोग आंदोलन की। अगली चुनौती थी आर्थिक कठिनाई, क्योंकि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और सरकारी नौकरियां तथा वकालत छोड़ने से कई परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। तो एक तरफ तो स्वदेशी अपनाओ और बहिष्कार की बात हो रही थी, ऐसे में जो लोग सरकारी नौकरियां छोड़ रहे थे, वकील अपनी वकालत छोड़ रहे थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे, तो इन सभी के कारण कई ऐसे परिवार थे जो आर्थिक तंगी का सामना करने लगे थे। अगली चुनौती थी सामाजिक रूढ़ियां। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा और सामाजिक रूढ़ियों के कारण कुछ लोग आंदोलन में पूरी तरह नहीं जुड़ सके। उदाहरण के लिए दरभंगा और चंपारण के कुछ गांवों में जमींदारों के दबाव और सामाजिक बंधनों ने किसानों की भागीदारी को इसमें सीमित किया था। आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र के किसान जो थे वो बेसिकली गांव के जमींदारों के दबाव में या उनकी शक्तियों के प्रभाव में इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाए थे। तो ये सब चुनौतियां थी। अन्य चुनौती में आप आंतरिक मतभेद का भी उदाहरण बता सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना भी इसमें चुनौतीपूर्ण था। कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव ने आंदोलन की एकजुटता को प्रभावित किया। बेसिकली हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय आप जानते हैं 1905 में जो बंग भंग विरोधी आंदोलन होता है, और उस आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है, और इस मुस्लिम लीग के गठन के बाद हम जानते हैं हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक भावना जो है निरंतर बढ़ने लगती है। हालांकि असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता देखी जाती है। उसका एक बड़ा कारण होता है इस दौरान खिलाफत आंदोलन भी जोर पकड़ता है। खिलाफत आंदोलन जो अंग्रेजों के द्वारा खिलाफत पद को समाप्त किए जाने के विरोध में खड़ा हुआ था। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य ही था कि तुर्की की खलीफा पद को पुनर्स्थापित किया जा सके। खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता अगर आप देखेंगे भारत में अली बंधु, मोहम्मद अली, शौकत अली थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, हकीम अजमल खान थे, मौलाना हसरत मोहानी इस खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में शामिल थे। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और असहयोग आंदोलन के साथ इसका समन्वय किया, और इसी कारण इस असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को देखा जाता है। हालांकि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण था। कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव ने आंदोलन की एकजुटता को प्रभावित किया था, जो असहयोग आंदोलन की आप कमी बता सकते हैं या इसकी चुनौती के रूप में बता सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रमुख चुनौतियां बता देंगे। सीमित भागीदारी, ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयां, आर्थिक कठिनाई, सामाजिक रूढ़ियां और आंतरिक मतभेद। लास्ट में इस टॉपिक का आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्षतः असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका सराहनीय थी। उपयुक्त कुछ सीमाओं के बावजूद इस आंदोलन के दौरान बिहार ने स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने और स्वराज के लिए आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो एक सकारात्मक व्यू के साथ आपको निष्कर्ष लिखना होता है। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका सराहनीय थी। उपयुक्त कुछ सीमाओं यानी इसकी कुछ चुनौतियां थी, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद इस आंदोलन में जो कमियां थी, जो सीमाएं थी, इन सब के बावजूद भी इस आंदोलन के दौरान बिहार ने स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया और स्वराज के लिए आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जितनी बातें इंपॉर्टेंट है उतनी चर्चा हमने कर ली है, नहीं तो कहानी के तौर पर तो इसको बहुत ज्यादा और
डिटेल में पढ़ा जा सकता था, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना हमने पढ़ लिया, और इतने की ही आपको जरूरत भी है एक प्रश्न लिखने के लिए। अब प्रश्न चाहे आपसे यहाँ से किसी तरीके का भी पूछा जाए, और प्रश्न जो संभावित है वो असहयोग आंदोलन और बिहार के योगदान पर ही पूछा जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप हमारे 71 बीपीएससी के शेड्यूल से देखेंगे, जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट जो क्लास होगा वो होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसमें बिहार की क्या भूमिका रहती है वो होगा। देन इस वीक में हम व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार का योगदान देखेंगे, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन और उसमें बिहार का क्या योगदान रहा है, और आधुनिक बिहार का निर्माण। तो ये 5 टॉपिक इस वीक में आज हम कवर करेंगे। उसके बाद छठे दिन रिवीजन, फिर आपका वीकली टेस्ट होता है। जो विद्यार्थी 71st बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन के लिए ईवोक आईएएस से जुड़े हुए हैं उनको कंप्लीट नोट्स दे दिया गया है। आप लोग नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहें। शेड्यूल वाइज जो टेस्ट का प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा के अनुसार डे वाइज जो टॉपिक दिए जाते हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, उनका शॉर्ट नोट सिनॉप्सिस बनाएं, क्लासेस देखें और टेस्ट में जरूर शामिल हो, ताकि पढ़ाई के साथ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती रहे। नए विद्यार्थी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। एक नॉमिनल फीस है। यहाँ पर आपकी कंप्लीट बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करा दी जाएगी, कंप्लीट नोट्स, क्लासेस और साथ ही वीकली सेक्शनल टेस्ट, जहाँ आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन और एक ऐसे लिखना होता है। टेस्ट के बाद आपकी कॉपी चेक की जाती है, उनके मॉडल आंसर आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। एक नॉमिनल फी है, फी स्ट्रक्चर वगैरह दिया गया है, एक बार आप इसे देख लें। 6306473800 हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं।